वेलकम फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपका जो मॉडल पेपर सेकंड है उसका पार्ट 4 डिस्कस होगा। तो देखो यहाँ पे जो मॉडल पेपर को जो मैं पार्ट में डिस्कशन कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ कि आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है आपको सिर्फ वही चेक करना है, बाकी जहाँ पे डाउट नहीं है उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो लिटरल मीन्स, देखो लिटरल्स का मतलब होता है जो आपके स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट होते हैं। सपोज करो मेरा खुद का नाम हो गया, जैसे मेरा नाम हो गया सुनील यादव। तो देखो जैसे मेरा नाम हो गया सुनील यादव, तो ये क्या है, ये एक लिटरल्स है। जो भी आपके स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है, लिटरल्स कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है आपके जो स्ट्रिंग कांस्टेंट होते हैं उनको क्या कहा जाता है, लिटरल्स कहा जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो प्रायोरिटी क्यू इज इंप्लीमेंटेड बाई। देखो ध्यान, सबसे पहले समझो प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू क्या होती है कि आपकी जो भी क्यू होती है उसके अंदर प्रत्येक जो एलिमेंट्स होते हैं, देखो यहाँ पे जो भी आपका एलिमेंट्स मौजूद है यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रत्येक एलिमेंट्स के साथ उसकी प्रायोरिटी लिखी जाती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एलिमेंट्स के साथ उसकी प्रायोरिटी लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये हमने क्या किया, प्रायोरिटी डिसाइड की है एलिमेंट्स के साथ। तो हमारी क्यू में जितने भी एलिमेंट थे उनको सभी को हमने प्रायोरिटी दी है। तो ये किसके द्वारा इंप्लीमेंट की जा सकती है, तो देखो ध्यान रखना, अगर प्रायोरिटी क्यू की इंप्लीमेंट की बात करूं तो इसे एरे के द्वारा कर सकते हैं, इसे एरे से कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा साथ में इसे नॉर्मल लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं। देखो नॉर्मल जो आपकी लिंक लिस्ट होती है उससे भी कर सकते हैं, साथ में इसको किससे कर सकते हैं, हीप से भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर इनमें से सबसे इफिशिएंट पूछे आपसे, तो देखो ध्यान रखना सबसे इफिशिएंट यहाँ पे क्या है, हीप है। तो देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे इफिशिएंट जो टेक्निक होती है वो भी क्या होती है, हीप होती है। देखो हीप के अंदर जो आप मैनेज करते हो तो वहां भी क्या करते हो, आप सबको लिस्टिंग करते हो, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको लिस्टिंग करते हो हीप में भी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि प्रायोरिटी क्यू को आराम से हीप में रख सकते हैं, क्योंकि हमें लिस्टिंग करनी है और लिस्टिंग यहाँ पे आराम से इजीली हो जाती है हीप में। तो प्रायोरिटी क्यू को यहाँ पे इंप्लीमेंट किससे कर सकते हैं, हम हीप से कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत इजी कंसेप्ट है प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट करने का, लेकिन इस पे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से पिक किया मैंने। तो आपको ध्यान रखना प्रायोरिटी क्यू को इंप्लीमेंट तो एरे से कर सकते हैं, लिंक लिस्ट से कर सकते हैं, हीप से कर सकते हैं, लेकिन सबसे इफिशियंट आपकी क्या होती है, हीप होती है। ठीक है, अच्छा देख, यूजुअली ए प्योर वर्चुअल फंक्शन, देखो ये कह रहा है आपका जो प्योर वर्चुअल फंक्शन होता है वो आपका यूजुअली मतलब वो आपका किस टाइप का होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, देखो हैज कंप्लीट फंक्शन बॉडी, नहीं, कभी भी आपके फंक्शन बॉडी कंप्लीट होती ही नहीं है। देखो वर्चुअल फंक्शन मतलब होता है कि वो आपके सिर्फ डिक्लेरेशन है, उसको डिफाइन तो करना पड़ेगा भाई, जो क्लास उसको इनहेरिट करेगी उसको डिफाइन करना पड़ेगा उसे। ठीक है, विल नेवर बी कॉल्ड, तो आपके देखो विल नेवर बी कॉल्ड, तो इसका मतलब है कि उसे हम खुद को कॉल नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात। देखो वर्चुअल फंक्शन के संदर्भ में सही स्टेटमेंट पूछा है। ठीक है, नेवर बी कॉल्ड ये भी ऐसा नहीं होता है। विल बी कॉल्ड ओनली बाय द डिलीटेड ऑन ऑब्जेक्ट, नहीं ऐसा नहीं होता है। इज डिफाइन ओनली इन द ड्राइव्ड क्लास, ये बिल्कुल सही बात है। देखो ये जो वर्चुअल फंक्शन होता है इसको डिफाइन किया जाता है जो इसकी जो ड्राइव क्लास होती है उसके द्वारा से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो वर्चुअल फंक्शन मतलब होता है जैसे आपकी C++ होती है, वहाँ पे वर्चुअल फंक्शन का काम क्या होता है कि ये आपको डिक्लेरेशन कर दिया, उसके बाद जो क्लास इसको इनहेरिट करेगी वो इसको डिफाइन करेगी, मतलब इसकी बॉडी को पूरा इंप्लीमेंट करेगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर कमांड टू रिट्राइव डेटा फ्रॉम डेटाबेस। देखो ये कह रहे हैं आपकी कौन सी कमांड है जिसमें डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव किया जाता है। तो देखो फॉर्म, रिपोर्ट, क्यूरीज एंड टेबल। तो ध्यान रखना आपकी जो आपकी क्यूरी होती है, क्यूरी का मतलब जो आपकी एसक्यूएल क्यूरी, तो यहाँ पे क्या होता है एसक्यूएल जो क्यूरी होती है, तो एसक्यूएल क्यूरी के द्वारा क्या होता है, डेटाबेस से डेटा को रिट्राइव किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ द एंटिटी इंटीग्रिटी द प्राइमरी की में भी, अच्छा कह रहा है कि आपके एंटिटी इंटीग्रिटी के संबंध में, ये कह रहा है एंटिटी इंटीग्रिटी के संबंध में प्राइमरी की क्या होनी चाहिए। तो देखो ध्यान रखना प्राइमरी की हमेशा नॉट नल होनी चाहिए, प्राइमरी की हमेशा क्या होनी चाहिए, नॉट नल होनी चाहिए। देखो अगर आपके प्राइमरी की बात करें, देखो अगर आपकी प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी की देखो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ प्राइमरी की के रूल्स क्या क्या होते हैं। देखो समझो प्राइमरी की के रूल क्या है, प्राइमरी की एक कैंडिडेट की होती है, पहला रूल। अच्छा प्राइमरी की एक ऐसी कैंडिडेट की होती है जिसकी फील्ड वैल्यू कभी भी नल नहीं होती है, दूसरा रूल। अच्छा एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हो सकती है। ठीक है, तो आपका जो एंटिटी इंटीग्रिटी जो रूल्स है वो प्राइमरी की को डिफाइन करता है, इसमें से किसको डिफाइन करता है, प्राइमरी की को। अच्छा साथ में आपको एक भी ये भी ध्यान रखना है, इसके साथ आप क्या होता है, जैसे एंटिटी इंटीग्रिटी है इसी टाइप से आपको होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होता है। ठीक है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है, आपके फॉरेन की के जो रूल्स होते हैं वो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के अंदर आते हैं। फिर आपके डोमेन इंटीग्रिटी आता है, जो डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है आपका,
देखो डोमेन इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है कि आपके जैसे सपोज को आपने कोई भी कंडीशन लगा दी, जैसे आपने ये लगा दिया भाई जो जैसे एज है, किसी भी स्टूडेंट की एज है वो 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, तो आपने चेक कंडीशन लगा दी, तो किसके अंदर आएगा? डोमेन के अंदर आएगा। एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट भी आया था कि सर हमें इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है, तो देखो समझा देता हूँ इसमें। देखो आपके जो इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं, जो आपके इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं, आपके इंटीग्रिटी कंस्टेंट होते हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पे डेटाबेस के रूल्स। अच्छा, इनको 3 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। देखो 3 पार्ट में डिफाइन किया जाता है। पहला होता है डोमेन इंटीग्रिटी, पहला क्या होता है? डोमेन इंटीग्रिटी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे होता है एंटिटी इंटीग्रिटी, नेक्स्ट क्या होता है? एंटिटी इंटीग्रिटी, ठीक है, जिसके अंदर आपकी क्या हो जाती है? प्राइमरी किया जाती है। यहाँ पे क्या जाती है? आपकी प्राइमरी किया जाती है। अच्छा, नेक्स्ट आपका होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, नेक्स्ट आपका होता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। अच्छा, यहां पे आपका क्या आ जाता है? यहां पे आपका आता है फॉरेन की, यहां पे क्या जाता है? फॉरेन की। देखो ध्यान रखना, ये तीनों के तीनों जो रूल्स हैं, डोमेन इंटीग्रिटी, एंटिटी इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ये आपके इंटीग्रिटी कंस्टेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। अब कई बार एग्जाम में आपसे इनके बारे में आपको डिटेल से ना दे के आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैनेजर की सैलरी क्या होनी चाहिए, जैसे एम्प्लॉय अदर एम्प्लॉय से हाइड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका कौन सा इंटीग्रिटी रूल्स के अंतर्गत डिफाइन करता है? देखो कौन से रूल्स में आता है, तो ध्यान रखना, अगर ये आपको अलग से ना दे, तो अगर आपको नॉर्मल दे आपके इंटीग्रिटी कंस्टेंट, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको देखो कैटेगराइज दे दे तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब जैसे डोमेन इंटीग्रिटी है, जैसे जो भी आपके मतलब आपके पर्टिकुलर कॉलम पे हमने वैल्यू लगा दी कि भाई सैलरी हमेशा ग्रेटर देन क्या होनी चाहिए? 0 से, सैलरी हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, एज हमेशा का पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है? डोमेन इंटीग्रिटी का रूल है। उसी टाइप से हमने लगा दिया कि भाई प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती है, तो एंटिटी इंटीग्रिटी हो गया। और जो आपके फॉरेन की, जो आपके टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनने के बाद जो आपके रूल्स काम आते हैं, वो आपके रेफरेंस इंटीग्रिटी आते हैं, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट किसके होते हैं? इंटीग्रिटी कंस्टेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपके ध्यान रखना आपको ये। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, इस सुपर की ऑफ एंटिटी कंसिस्ट, देखो ये आपकी एक सुपर की के बारे में पूछा है, सुपर की क्या होती है? तो देखो समझो, सुपर की डेफिनेशन समझो। देखो सुपर की क्या होती है? सुपर की का मतलब होता है कि यहां पे आपको क्या करना है? सेट ऑफ एट्रीब्यूट। देखो सुपर की मतलब होता है सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट। क्या होता है? सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट, सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन, यूज टू डिफाइन, यूज टू डिफाइन, डिफाइन टेबल रिकॉर्ड यूनिकली, यूज टू डिफाइन टेबल रिकॉर्ड्स यूनिकली। तो देखो ध्यान रखना है यहां पे आपको, देखो सुपर की मतलब होता है सेट, सेट्स ऑफ एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का सेट लेना है जो कि टेबल के रिकॉर्ड को यूनिकली डिफाइन करे। अब देखो इसका मतलब है कि एट्रीब्यूट का सेट हम कितना ले सकते हैं? 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, लेकिन वो आपके जो टेबल्स है उसके अंदर आपके सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को यूनिकली डिफाइन करनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक्चुअली जो हमारी सुपर की का जो कंसेप्ट आता है, वो सुपर की कंसेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे आपके टेबल्स के जो एट्रीब्यूट है, देखो हमारे जो टेबल्स के एट्रीब्यूट है उनको मिनिमम लेने की कोई गारंटी नहीं है, आप कितने भी एट्रीब्यूट ले सकते हो, लेकिन आपके टेबल के रिकॉर्ड यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाने चाहिए। तो अब यहाँ पे पढ़ो, ओनली 1 एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, 1 एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है। दूसरा, एटलीस्ट 2 एट्रीब्यूट, कम से कम 2 एट्रीब्यूट, ऐसा कुछ नहीं है, 1 एट्रीब्यूट की सुपर की होती है। एटमोस्ट 2 एट्रीब्यूट, ज्यादा से ज्यादा 2 एट्रीब्यूट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 1 और मोर एट्रीब्यूट, ये सही बात है, एक या एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हमारे क्या होते हैं? सुपर की होते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो सुपर की होती है, तो देखो सुपर की हमारी देखो जैसे हमारी प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की एक कैंडिडेट की भी होती है और सुपर की भी होती है, ठीक है। तो आपको देखो एक दूसरा कंसेप्ट ध्यान रखना है, अगर की के संदर्भ में आपसे पूछे, तो देखो जैसे आपकी प्राइमरी की होती है, ठीक है, तो प्राइमरी की क्या होती है? एक कैंडिडेट की भी होती है और क्या होती है? एक सुपर की भी होती है। तो देखो सुपर की यहाँ पे सबसे सुपर सेट है, इसका मतलब है कि कैंडिडेट की सारी क्या होंगी? सुपर की होंगी। प्राइमरी की आपकी कैंडिडेट की भी होगी, सुपर की भी होगी, कैंडिडेट की आपकी सुपर की होगी, ठीक है। लेकिन रिवर्स पॉसिबल नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता सारी सुपर की कैंडिडेट की होंगी या प्राइमरी की होंगी, रिवर्स पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो आपके बहुत इजी सा कंसेप्ट होता है डेटाबेस में, तो आपको समझना है कि सुपर की क्या होती है। नेक्स्ट आता है एटोमिसिटी इज एंश्योर बाय द कंपोनेंट। देखो एटोमिसिटी क्या होती है, तो ध्यान रखना, आपको एक ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी होती है। अगर मैं बात करूं ट्रांजैक्शन, देखो ट्रांजैक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम क्या होता है? एसिड, ACI और D। देखो एक का मतलब होता है एटोमिसिटी, एक का मतलब होता है एटोमिसिटी, ठीक है। सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी। आई का मतलब होता है आइसोलेशन, आई का मतलब होता है यहाँ पर आइसोलेशन, और डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी,
डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। अब देखो ये ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी कहती क्या है, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी में सबसे पहले आपका एटोमिसिटी ये कहती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन के सभी ऑपरेशन या तो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट होने चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि ट्रांजैक्शन मैनेजर को डिसाइड करती है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन मैनेजर क्या डिसाइड करेगा कि भाई या तो ट्रांजैक्शन सारी की सारी एग्जीक्यूट हो या ट्रांजैक्शन का कोई भी पार्ट एग्जीक्यूट ना हो। तो ये तो डिसाइड होती है एटोमिसिटी द्वारा। और आपसे एटोमिसिटी के बारे में पूछा गया कि एटोमिसिटी क्या डिसाइड करती है, तो देखो ध्यान करना, जो ट्रांजैक्शन मैनेजर जो कंपोनेंट होता है उसको डिसाइड कौन करती है, एटोमिसिटी। क्यों? क्योंकि एटोमिसिटी आपको ये कहती है कि ट्रांजैक्शन के या तो सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म होने चाहिए या फिर ट्रांजैक्शन का कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहती है कि डेटाबेस जब आपने ट्रांजैक्शन स्टार्ट किया उससे पहले भी कंसिस्टेंट होना चाहिए, बाद में कंसिस्टेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं नॉर्मल ले सकता हूँ, अगर मैं मनी से संबंधित बात करूँ तो ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने से पहले जो आपके मनी का सम है वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपका डेटाबेस। जैसे आपने देखा भी होगा कि एटीएम मशीन के अंदर जब कई बार आप रुपए विड्रॉल करवाते हो तो आपके अकाउंट से तो रुपए कट जाते हैं लेकिन आपको रुपए नहीं मिलते। वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट क्यों आते हैं? क्योंकि डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो चुका होता है। भैया अगर आपके अकाउंट से कटे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं दूसरे अकाउंट जाकर डिपॉजिट हुए होंगे। तो वहां पे जब डेटाबेस इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो आपके ऑटोमेटिक रुपए क्या हो जाते हैं, रिवर्ट हो जाते हैं। तो ये रूल आपका बताता है कंसिस्टेंसी। आइसोलेशन ये कहता है कि जो आपकी पैरेलल ट्रांजैक्शन होती है उनको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करके और उनको परफॉर्म करो। तो पैरेलल ट्रांजैक्शन को सीरियल फॉर्म में मतलब इस टाइप से आपको पैरेलल ट्रांजैक्शन शेड्यूल करना है कि वो सीरियल की तरह बिहेव करे। ठीक है, और ड्यूरेबिलिटी ये कहता है कि सक्सेसफुल, एक बार ट्रांजैक्शन के सक्सेसफुल होने के बाद में आपके किसी भी टाइप के कोई भी फेलियर अकर होने के बाद आपकी ट्रांजैक्शन का डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाता है, आपकी ड्यूरेबिलिटी कहलाती है। तो यहाँ पे आपको एटोमिसिटी के बारे में पूछा है तो ट्रांजैक्शन मैनेजर कंपोनेंट आपकी एटोमिसिटी बारे में है। एक बार एक बच्चे ने कमेंट्स किया सर एसिड प्रॉपर्टी के बारे में वीडियो बनाना, तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा एसिड प्रॉपर्टी के ऊपर, तो उसमें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। देखो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी इज कोल्ड इंप्लीमेंट। देखो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी क्या होती है, देखो पाइपलाइन स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आपके जो इंस्ट्रक्शन का जो एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज को देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया, देखो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच किया जाता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या किया जाता है, फैच किया जाता है। ठीक है, उसको डिकोड किया जाता है। ठीक है, फिर आपके ऑपरेंड को फैच किया जाता है। ठीक है, जो ऑपरेंड को फैच किया जाता है। ठीक है, फिर उसको एग्जीक्यूट किया जाता है। तो देखो ये आपके सारे के सारे आपके क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूशन के पार्ट होते हैं। अब आपके पाइपलाइन का मतलब क्या होता है भाई, जो पहली, देखो पाइपलाइन क्या होता है, जो पहली इंस्ट्रक्शन चल रही होती है, ठीक है, फैच होती है पहले प्री, जैसे पहली इंस्ट्रक्शन है वो प्री फैच होती है, उसी टाइम पे देखो उसी टाइम पे आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन लोड किया जाता है, तीसरी इंस्ट्रक्शन, मतलब क्या होता है कि प्री फैच स्ट्रेटेजी होती है कि आपकी इंस्ट्रक्शन, देखो ये आपकी इंस्ट्रक्शन जब आगे बढ़ेगी, ये आपकी इंस्ट्रक्शन आगे बढ़ेगी, ठीक है, उस टाइम पे आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन भी आगे बढ़ जाएगी। जैसे आपकी इंस्ट्रक्शन यहाँ तक आ गई तो आपकी दूसरी इंस्ट्रक्शन भी आपके पैरेलल क्या होती है, आगे आगे बढ़ती रहेंगी। इसका मतलब है कि किसी भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कंप्लीटली एग्जीक्यूट करने से पहले हमने दूसरी इंस्ट्रक्शन क्या कर दिया, प्री, मतलब पहले से हमने लोड कर दिया। ठीक है, तो यह प्री फैच स्ट्रेटेजी पे काम करती है। कौन? पाइपलाइन। तो देखो पाइपलाइन का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शन प्री फैच, इंस्ट्रक्शन के प्री फैच स्ट्रेटेजी पे काम करती है पाइपलाइन, जिसके द्वारा क्या होता है, हम सीपीयू की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने से, इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट हो रही होती है उससे पहले बाकी इंस्ट्रक्शन को हमने रेडी कर लिया पाइपलाइन में। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, पाइपलाइन प्री फैच आपकी इंस्ट्रक्शन होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप। ये कह रहा है कि इसमें से कौन सा नो एसक्यूएल डेटाबेस टाइप है। तो देखो नो एसक्यूएल का डेटाबेस टाइप की बात करूं तो एक तो होता है डॉक्यूमेंट्स बेस्ड। तो देखो समझे आप कौन कौन से होते हैं, एक होता है डॉक्यूमेंट्स बेस्ड, आपके 4 टाइप के नो एसक्यूएल डेटाबेस होते हैं। एक डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होता है, दूसरा होता है की वैल्यू बेस्ड, अच्छा दूसरा होता है की वैल्यू बेस्ड, एक डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होता है, दूसरा होता है की वैल्यू बेस्ड होता है, एक होता है वाइड कॉलम बेस्ड, कॉलम बेस्ड, और एक होता है ग्राफ बेस्ड, एक होता है ग्राफ बेस्ड। तो आपके नो एसक्यूएल डेटाबेस 4 टाइप के होते हैं भाई, आपके डॉक्यूमेंट्स बेस्ड होता है, की वैल्यू बेस्ड होता है, आपके वाइड कॉलम बेस्ड होता है, ठीक है, उसकी ग्राफ बेस्ड होता है। देखो ध्यान रखना, आपके 4 टाइप के जो नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है उसमें से पूछा इनमें से कौन सा, देखो यहाँ पे क्या दिया गया, नहीं ये आपका फर्स्ट आपका रॉन्ग है, एसक्यूएल भी आपका रॉन्ग है, डॉक्यूमेंट बेस्ड। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बेस्ड आपका एक नो एसक्यूएल डेटाबेस होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना 4 टाइप के होते हैं, डॉक्यूमेंट बेस्ड होता है आपका, की वैल्यू बेस्ड होता है आपका, वाइड कॉलम या फिर कह सकता हूँ कॉलम बेस्ड होता है आपका, या ग्राफ बेस्ड होता है आपका, है ना।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है वायरस इज ए नेटवर्क। आप कह रहे हैं वायरस एक आपका जो नेट किस टाइप का नेट, मतलब आपके वायरस किस टाइप का इश्यू करता है नेटवर्क में। तो वायरस का मतलब क्या होता है भाई, हमारे कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया इसका मतलब क्या होता है, हमारे सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यू क्रिएट हो जाएगा। किसका इश्यू क्रिएट हो जाएगा, सिक्योरिटी का इश्यू क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ए लीनियर सर्च एल्गोरिथम। देखो लीनियर सर्च क्या होते हैं, ध्यान रखना। देखो सपोज करो हमारे पास कोई भी एलिमेंट्स है, उसमें लीनियर सर्च का मतलब है कि हम 1 by 1 सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम 1 by 1 सर्चिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, उन सभी एलिमेंट्स को हम 1 by 1 सर्च करते हैं, वो आपकी लीनियर सर्चिंग कहलाती है। अब देखो लीनियर सर्च में सबसे बेस्ट केस ये होता है कि भाई पहली बार में आ जाए आपके। ठीक है, अच्छा वर्स्ट केस ये होता है लास्ट में आए आपके। अगर वर्स्ट केस की बात करें तो आपके कह सकता है सबसे लास्ट में फाइंड आउट हो। तो लीनियर सर्च में देखो, लीनियर सर्च आपके बेसिकली आपके काम किस पे करती है, ऑर्डर ऑफ एन पे काम करती है। ऑर्डर ऑफ एन मतलब क्या करते हो, आप लीनियरली सर्च कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या होती है आपकी ऑर्डर ऑफ एन होती है। ठीक, अगर मैं यहाँ पे एवरेज बात करूँ तो ऑर्डर ऑफ एन, कहीं पे भी आपका एलिमेंट्स आ सकता है, तो आप लीनियरली आप एक के बाद एक को सर्च करते जा रहे हो, तो ऑर्डर ऑफ एन पे काम करती है। देखो रिकर्सिव प्रोग्राम लाइक एज ए टावर ऑफ हनोई कैन बी रीराइट विदाउट रिकर्सन यूजिंग। ये कह रहे हैं कि आपके जो रिकर्सिव प्रॉब्लम होती है, जैसे आपके टावर ऑफ हनोई की प्रॉब्लम होती है, वो बिना रिकर्सिव के कैसे लिख सकते हैं। तो ध्यान रखना, आपने देखा होगा कि स्टैक का यूज करते हुए, जैसे आप स्टैक यूज करते हो ना, टावर ऑफ हनोई का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे आपका क्या है, सबसे एक बड़ा, उसके बाद उससे छोटी और उससे छोटा। तो देखो यहाँ पे आपके सपोज करो, यहाँ पे आपने क्या लिखा, 3 टाइप के एलिमेंट ले रखे हैं। ठीक है, उसमें आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एक से दूसरे में लेके जाना है। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, मतलब स्टैक है, इसमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, जो छोटे एलिमेंट्स है उसके ऊपर बड़ा एलिमेंट्स हम नहीं रख सकते। तो ये आपने देखा होगा कि आप किससे सहायता से करते हो, या आप स्टैक की सहायता से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्टैक इज द राइट आंसर। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द शेड्यूलिंग इज द फास्टेस्ट। ये कह रहा है इनमें से कौन सी शेड्यूलिंग सबसे ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो देखो शेड्यूलिंग कौन शेड्यूल, अगर ये बात करें आपके शेड्यूलर के बारे में, आपसे पूछ रहा है कौन सा शेड्यूलर सबसे फास्ट होता है, तो आपके 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। एक तो होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। कौन सा होता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। देखो एक तो आपका होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, दूसरा आपका होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दूसरा क्या होता है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। अच्छा, तीसरा यहां पे होता है मिड टर्म शेड्यूलर। तीसरा क्या होता है, मिड टर्म शेड्यूलर। मिड टर्म या मीडियम टर्म भी बोलते हैं इसको, मिड टर्म शेड्यूलर। तो देखो यहां पे आपके 3 टाइप के शेड्यूलर होते हैं। अगर मैं शेड्यूलर की लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की बात करें तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है, नए प्रोसेस को क्रिएट करना, ये नए प्रोसेस को लेके आता है। अच्छा, दूसरा होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का मतलब होता है रेडी क्यू में किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट करके प्रोसेसर के पास एग्जीक्यूट करने के लिए भेजना। इसका मतलब होता है ये आपके रेडी क्यू से उठाता है डेटा को और एग्जीक्यूट करने के लिए उसे भेजता है। इसका मतलब है जो भी आपके प्रोसेस जो रेडी क्यू में मौजूद है उनमें से किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट करके और एग्जीक्यूट करने के लिए भेजता है। अच्छा, यहाँ पे जो आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है वो सबसे फास्ट काम करता है, वो सबसे फास्ट काम करता है। इन तीनों में से सबसे फास्ट शॉर्ट टर्म शेड्यूलर काम करता है। मिड टर्म शेड्यूलर होता है स्वैप इन स्वैप आउट। ये क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी रैम से आपके डेटा सेकेंडरी मेमोरी में डालता है और सेकेंडरी मेमोरी से वापस डेटा कहाँ पे लेके आता है, रैम में लेके आता है। तो स्वैप इन स्वैप आउट कौन करता है आपका, ये करता है। तो अगर फास्ट की बात करें तो आपका जो शॉर्ट टर्म जो शेड्यूलर होता है वो आपका होता है सबसे फास्टेस्ट काम करता है। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो विच ऑफ द फॉलोइंग नोट इन द क्वालिटी ऑफ अ गुड मल्टीमीडिया मॉनिटर। अच्छा, गुड मल्टीमीडिया मॉनिटर की क्वालिटी नहीं होती है, पूछा है। देखो साइज, भाई साइज तो डिपेंड करता है, अगर आपके बड़ी साइज होता है इसका मतलब इफेक्टिव है वो। उसके बाद साउंड पिच, रिफ्रेश रेट भी डिफाइन करता है आपकी इमेज की क्वालिटी को। उसके बाद डॉट पिच भी आपको डिफाइन करता है। साउंड पिच भी आपको डिफाइन करता है भाई। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं इसके तो। अच्छा नोट, अच्छा इनमें से नन ऑफ द, अच्छा इस क्वेश्चन में एक आपके ई ऑप्शन और था इसमें, नन ऑफ दिस था। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो इसमें अगर आप साउंड पिच को मान सकते हो एक टाइप से, क्योंकि ये तो सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे साइज हो गई, रिफ्रेश रेट हो गई, डॉट पिच हो गई, तो आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साउंड पिच के अंदर आपकी कई कैटेगरी आती है भाई, आपकी साउंड की जो क्वालिटी होता है वो किस टाइप से डिफाइन होती है, वो कई कैटेगरी आती है। तो इसका राइट आंसर एक टाइप से मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि इसका राइट आंसर आपके एक ऑप्शन और होना चाहिए नन ऑफ दिस, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे स्टार मार्क कर लो इसको। इन MS पावर पॉइंट की यूज टू रन द स्लाइड
स्लाइड शो फ्रॉम द बिगिनिंग इन एमएस। देखो जो आपका एमएस पावर पॉइंट होता है, पावर पॉइंट में जब आप स्लाइड को बिगिनिंग शुरू से आप स्लाइड को स्टार्ट करते हो तो आप किस की का यूज करते हो? तो आपने देखा होगा कि जो आपका F5 होता है, F5 को जब प्रेस करते हो तो आप क्या होता है कि स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाती है, बिगिनिंग शुरू से आपकी स्लाइड शो होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो F5 आपका। अच्छा, उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज। देखो यहाँ पे कह रहा है इनमें से कौन सी प्लेटफॉर्म फ्री लैंग्वेज है। तो देखो समझो कि प्लेटफॉर्म फ्री क्या होती है। अगर कंप्यूटर भाषा की बात करें, प्लेटफॉर्म की बात, तो जो सपोज करो आपका विंडो है, आपका यूनिक्स है, लाइनेक्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। देखो विंडो का एनवायरनमेंट अलग होता है, लाइनेक्स का एनवायरनमेंट अलग होता है। ठीक है, ये आपके अलग एनवायरनमेंट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैक है तो मैक का एक एनवायरनमेंट अलग है, जैसे आपका मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, यूनिक्स आता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब ये कह रहा है कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब सभी प्लेटफॉर्म पे काम करती है। तो देखो आपकी जो जावा होती है वो आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। अच्छा, सेकंड यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बनता है कि आपके जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको बनाता कौन है। तो देखो ध्यान रखना, जावा में एक आता है बाइट कोड। जावा में क्या होता है, बाइट कोड। बाइट कोड में प्राप्त कैसे होता है कि जब भी हम जावा के किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जावा सी के द्वारा, देखो जावा कंपाइलर के द्वारा प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद एक बाइट कोड बनाया जाता है, जो कि होता क्या आपके 80% तो आपके मशीन कोड होता है। 80% क्या होगा यहाँ पे आपका मशीन कोड होगा, और साथ में यहाँ पे आपके 20% आपके सोर्स कोड को इंक्लूड किया जाता है। तो 20% क्या आता है आपका सोर्स कोड होता है। तो देखो यहाँ पे आपका प्योरली मशीन कोड नहीं बनता। अब 20% सोर्स कोड ऐसा होता है कि जो कि दूसरी मशीन पे जाने के बाद, जब यहाँ पे दूसरी मशीन पे जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को क्या करेगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होती है, जावा आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा कंसेप्ट होता है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का। तो पूरी अलग से मैं सेपरेट एक वीडियो में इसको बता भी दूंगा कि एक्चुअल में जावा का जो पूरा जो प्रोसेस चलता है, इसका मतलब जावा जो एग्जीक्यूट होती है, कोई भी जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो तो आप कैसे किस में जावा का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपका कौन सा कोड होता है। तो ध्यान रखना, जो आपका बाइट कोड होता है जावा में, उस बाइट कोड को कहते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो। तो आप बाइट कोड अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप दोगे तो वहां पे जो आपका जेवीएम होता है, जावा वर्चुअल मशीन होता है, उसकी सहायता से उसको कंपाइल करोगे, उसको एग्जीक्यूट करोगे तो वो आपका प्रॉपर्ली रन करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे आपका बहुत अच्छा कंसेप्ट है जावा का, जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है वो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल नेटवर्किंग साइट। अच्छा, सोशल नेटवर्किंग बारे में पूछा है। देखो Amazon.com ये क्या है, ई कॉमर्स है। Amazon.com क्या है, ई कॉमर्स है भाई ये तो। अच्छा, ये भी सेम आपका ई कॉमर्स है। जीमेल ये तो मेल सर्विस है। जीमेल क्या आपकी मेल सर्विस है, जीमेल का होता है मेल सर्विस है। अच्छा, ट्विटर क्या है आपका सोशल नेटवर्क साइट है, जैसे आपने देखा हो ना ट्वीट करते हो, जैसे फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सारे क्या है सोशल नेटवर्किंग साइट आपके। इन जावा स्क्रिप्ट व्हाट डज द एन फंक्शन, एन मतलब नॉट ए जीरो, सॉरी नॉट ए नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे नॉट ए नंबर, ठीक है, नॉट ए नंबर। नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या, ट्रू दे देगा भाई। अगर कोई भी आपका नंबर नहीं है तो ट्रू दे देगा। तो क्या काम करता है, नंबर नहीं है तो आपका ट्रू दे देगा। रिटर्न ट्रू इफ द आर्ग्यूमेंट इज नॉट ए नंबर, सही बात है, आपके ट्रू वैल्यू देगा जब आपका आर्ग्यूमेंट नंबर नहीं होगा, क्योंकि नाम से पता लग रहा है नॉन ए जीरो, नॉन ए नंबर। ठीक है, तो आपका अगर नंबर नहीं है तो आपको क्या देगा, ट्रू रिजल्ट देगा जावा स्क्रिप्ट में। देखो लिंकिंग टू अनदर प्लेस इन द सेम और अनदर वेब पेज रिक्वायर्ड टू एंकर टैग। अच्छा, एक एंकर टैग होता है। देखो एंकर टैग का काम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे HREF, उसके बाद में यहाँ पे कोई भी वेबसाइट, देखो कोई भी जो वेबसाइट होती है उसका यहाँ पे लिंक देते हो आप। जैसे मैंने सपोज करो यहाँ पे लिंक दे दिया www. यहाँ पे सपोज करो मैं लिंक दे दिया कि cssunil.com। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया भाई सुनील यादव, जैसे कोई भी नाम लिख दिया, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखोगे वो नाम आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये एंकर टैग को हम बंद करते हैं। तो एंकर टैग काम कैसे करता है भाई, सबसे पहले तो HREF में अंदर क्या लिखते हो, लिंक लिखते हो, फिर उसके बाद उसका नाम लिखते हो भाई, जो भी उस पर आप लिंक पे जो नाम प्रोवाइड करना चाहते हो तो उसको नाम लिखते हो। लिंक से क्या होगा, वहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा। अच्छा, ये कह रहा है फर्स्ट द एलिमेंट फर्स्ट द एट्रीब्यूट। अच्छा, फर्स्ट एट्रीब्यूट तो इसमें HREF होता है, एंड द सेकंड एट्रीब्यूट इसमें नेम होता है। तो देखो सेलेक्ट करो HREF और नेम, तो सी इज द राइट आंसर, HREF और नेम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एलिमेंट्स इन XML कैन बी डिफाइंड बाई XML। XML डॉक्यूमेंट्स जो आपका बिहेवियर करता है वो कैसे डिफाइन करता है, यूजिंग डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट, बिल्कुल भाई डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट से देखा जाता है उसका। अच्छा, रजिस्टरिंग अप्रोप्रिएट इवन हैंडलर है। अच्छा, अप्रोप्रिएट इवन हैंडलर
आपके जो पर्टिकुलर जो इवेंट हैंडलर होता है उसके द्वारा भी XML का बिहेवियर देखा जा सकता है, ठीक है, कि आपके किस टाइप का XML आपका काम कर रहा है। यूजिंग एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट इसके द्वारा किया जाता है, तो इसका मतलब सभी के द्वारा, ऑल ऑफ दीज। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज ट्रू अबाउट यूएमएल, यूएमएल स्ट्रो। देखो ये STEREO स्ट्रो टाइप, ये होता है स्ट्रो टाइप, गलत टाइपिंग मिस्टेक गलत हो गई है, स्ट्रो टाइप होता है ना, यूएमएल स्ट्रो टाइप। अच्छा ये कह रहा है कि स्ट्रो टाइप के, यूएमएल स्ट्रो टाइप के संदर्भ में बताओ। तो सबसे पहले समझो, देखो यूएमएल मतलब यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो आपकी यूएमएल क्या होता है, यूएमएल होता है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। अच्छा अब यहां पे देखो, यहां पे आपका स्ट्रो टाइप काम क्या करता है, स्ट्रो टाइप का काम क्या होता है भाई, ये आपकी यूएमएल की जो यूएमएल जो आपके डिजाइनिंग के लिए काम आता है, ठीक है। तो यूएमएल डिजाइनिंग में अलग से ये टूल ऐड कर देता है, इसका मतलब अलग से फंक्शनलिटी ऐड कर देता है, जिससे कि आप इसको और अच्छा बेटर बना सकते हो। जैसे आपने एक्टर, जो आपका एक्टर यूज केस डायग्राम बनता है ना, उसमें एक्टर होता है, तो उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे अलग से आप उसको एक क्लास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पे आपको एडिशनल आपको टूल दे देता है, ये एडिशनल आपको एलिमेंट दे देता है, जो आपको स्ट्रो टाइप होता है वो एडिशनल एलिमेंट प्रोवाइड कर देता है, जिससे आपको यूएमएल को आप और ज़्यादा एक्सटेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है स्ट्रो टाइप इज यूज्ड फॉर एक्सटेंडिंग द यूएमएल लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, जो आपकी यूएमएल जो आपकी लैंग्वेज होती है, जो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज होती है, जो डिजाइनिंग के काम आती है, उसको और एक्सटेंड करने के लिए स्ट्रो टाइप का यूज किया जाता है। इसका मतलब है कि इसके खुद के एलिमेंट्स होते हैं जो यूएमएल के साथ मिलकर आपके डिजाइनिंग को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं और ईजी वे में एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। हाउ मैनी डिफरेंट हैंडलिंग टू, अच्छा डिफरेंट हेडिंग टैग, अच्छा हेडिंग टैग के बारे में पूछा, हाउ मैनी डिफरेंट हेडिंग टैग। तो हेडिंग टैग आप कौन कौन से भाई, H1 H2 H3 H4 H5 और H6, तो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, इफ ए यूजर इज नॉट एबल टू सी द इमेज ऑन द वेब पेज। अच्छा उसके बाद कह रहा है कि कोई भी यूजर है वो आपके इमेज को नहीं देख पा रहा है। द टेक्स्ट इज डिस्प्ले इन द प्लेस ऑफ द इमेज इज स्पेसिफाई बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द HTML। ये कह रहा है कि HTML के अंदर जो आपके इमेज का जो टेक्स्ट होता है तो वो किसके द्वारा डिस्प्ले किया जाता है। देखो एक तो इमेज, देखो कोई भी जो इमेज होती है, जैसे आपकी कोई भी इमेज होती है, तो एक तो SRC होता है भाई, SRC के अंदर क्या होता है, इमेज का लिंक दिया जाता है। जैसे सपोज करो मैंने क्या दे दिया, sunil.jpg हो गया, ठीक है। अच्छा एक होता है ALT होता है। अच्छा ALT का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपका ALT का मतलब होता है जो भी आपका टेक्स्ट डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे जो भी आपका टेक्स्ट, तो टेक्स्ट को लिखना होता है। तो ये कह रहे हैं, अच्छा ये आपसे पूछ के रहे हैं, टेक्स्ट दैट इज डिस्प्ले इन द प्लेस ऑफ इमेज इज स्पेसिफाई बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट। तो टेक्स्ट किससे होता है, ALT से। तो आपको ध्यान रखना है, इमेज के लिए क्या होता है, इमेज SRC पे, उसके बाद टेक्स्ट क्या होता है, ALT होता है। उसके बाद क्या होती है, यहाँ पे आपकी हाइट होती है भाई, फिर क्या होती है आपकी यहाँ पे विड्थ होती है, आपकी हाइट होती है, आपकी विड्थ होती है, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके यहाँ पे एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के लिए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू टू डिक्लेयर वेरिएबल इन ASP। तो देखो जो आपका ASP होता है, ASP में वेरिएबल किससे डिक्लेयर करते हैं, डिम से। तो किसको यूज करते हैं, डिम का यूज करते हैं। जो भी है ASP का आपका वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डिम का यूज किया जाता है, ठीक। उसको देखो, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ MS वर्ड 2019 की स्ट्रोक, अच्छा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 इज रिलेटेड टू। देखो ध्यान रखना, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5 है वो आपके रिलेटेड होते हैं बुक मार्क से। तो क्या करते हैं, बुक मार्क करते हैं। इसका मतलब है कि हमने कोई भी, देखो यहाँ पे हमने MS वर्ड में हम कोई भी काम कर रहे हैं और किसी भी पर्टिकुलर पेज पे हैं, तो पर्टिकुलर पेज को बुक मार्क करने का मतलब है, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आप स्टडी करते हो बुक्स में, तो बुक्स में स्टडी करते समय आप क्या करते हो, जिस पेज पे स्टडी कर रहे हो उसको बुक मार्क करने के लिए क्या करते हो, तो उसको पेज को मोड़ देते हो, या फिर क्या करते हो, जैसे आपके डायरी में क्या होता है अलग से क्या होता है, शील्ड आती है जिसको आप लगा देते हो ना बुक मार्क करने के लिए। तो इसका मतलब है कि लास्ट आपने वहां तक काम कर लिया था या फिर आप उससे आगे कुछ काम करना चाहते हो। तो इसी टाइप से आपका जो वर्ड होता है जिसके अंदर आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बनाते हो। देखो नॉर्मल आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप कॉपी पेन से बनाते हो, डिजिटल डॉक्यूमेंट्स कहाँ से बनाते हो, वर्ड में बनाते हो। तो यहाँ पे पर्टिकुलर किसी पेज को बुक मार्क करने के लिए आपकी कमांड होती है शॉर्टकट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F5, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन है सेकंड मॉडल पेपर का।
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक इंपॉर्टेंट आपके लिए टास्क ये है कि आप साथ में मुझे आपके जो क्वेश्चन, जो जितने भी आपके नंबर आते हैं वो मुझे प्लीज़ आप एक बार कमेंट्स के थ्रू बता दीजिए, जिससे कि मैं आपके जो नंबर्स हैं उसको मैं आपके पूरा एक लिस्ट तैयार करके मैं आपको बता दूंगा कि आपको एवरेज मार्क्स बच्चों कितने आ रहे हैं। और जो मेरे जो मॉडल पेपर है उसका लेवल मॉडरेट है। तो देखो ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे ज़्यादा इजी क्वेश्चन को इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि वो उनका सोर्स आपके पास बहुत सारा है, आप किसी भी सोर्स से उन क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चन आपको एक लॉजिकल वे से, एक अच्छे कंसेप्ट से क्वेश्चन मैंने आपको डिजाइन करके एक मॉडल पेपर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पे जो एग्जाम के लास्ट टाइम पे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट रहेगा, या फिर मैं कह सकता हूँ जो आपके लिए बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहेगा वो आपका मॉडल पेपर रहेगा, क्योंकि मॉडल पेपर आपका हेल्प करेगा कि आपके जो कंसेप्ट है, कौन से कंसेप्ट आपके वीक चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे आपका मॉडल पेपर की सहायता से आप काफी सारे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करने के बाद में जो आप वीडियो देख रहे हो, तो यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में मुझे एक बार अपने नंबर जरूर कमेंट्स करके बताइए, और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, मॉडल पेपर सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, इसको भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए। और साथ में लाइक करना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि आपको जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो लेक्चर सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, ये आपके मोटिवेशन से ही प्रोवाइड की जा रही है। भाई आप मुझे जितना देखो, आपके लाइक्स कमेंट्स मुझे मोटिवेट करते हैं कि हाँ रियल में मुझे अच्छा करना चाहिए और अच्छा करना चाहिए, तो आपको ये भी टास्क परफॉर्म करनी है। थैंक यू सो मच।